Good morning, students. Today we will be studying chapter 2 of civics. The name of the chapter is What is Democracy and why democracy. बेसिकली इस चैप्टर का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, है ना. वाई डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज चैप्टर 2. So, beginning with the first part, what is democracy? ठीक है, तो अभी चैप्टर 1 में हमने काफ़ी सारी स्टोरीज पढ़ी थी दुनिया के अलग हिस्सों की, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो सरकारें थी और ऑर्गेनाइजेशन थे उसके बारे में डिस्कशन था. ठीक है, तो जैसे चिली, जो कि पिनोशे के रूल के पहले एक डेमोक्रेसी होती थी, लेकिन आफ्टर पिनोशे जो थे, जो कि एक जनरल थे आर्मी के, उन्होंने चिली को की डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दिया. वहीं पे हमने पोलैंड का भी एग्जांपल देखा था, जो कि एक्चुअली में एक सिंगल पार्टी कंट्री था, जहाँ पे इलेक्शन करवाने उन्होंने बंद कर दिए थे, और वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो था वो उनके लीडर्स के पास नहीं बल्कि यूएसएसआर के पास रहता था, जो कि एक प्रॉक्सी तरीके से पोलैंड को चला रही थी. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, और व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी. ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर के जरिए जाननी है. तो यहाँ पे आपके पेज नंबर 24 में देखेंगे कि कुछ लोगों की डायलॉग्स है. ये हम लोग अभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे. यू गाइस स्टडी इट. वी विल सी. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ठीक है, तो कमिंग बैक टू द चैप्टर ऑन द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. इस किताब में जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो दिया हुआ है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. मतलब कि डेमोक्रेसी उस प्रकार की सरकार है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो कॉमन पीपल के द्वारा चुने जाते हैं या सिटीजन के द्वारा चुने जाते हैं. ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है. इस डेफिनेशन से हमको ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा देश जो है वो डेमोक्रेटिक है और कौन सा देश नॉन डेमोक्रेटिक है. फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, वहाँ पे हर 5 साल में लोग जो है अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. वहीं पे हम देखते हैं म्यांमार है, जहाँ पे आर्मी रूल हुआ करता था पहले. ठीक है, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होते थे, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. ठीक है, म्यांमार आर्मी के द्वारा रूल किया जाता था. तो ये समझने के लिए कि ये जो सिंपल डेफिनेशन है, ये हम लोग को डिफ्रेंशिएट तो करने देता है कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, या कौन डेमोक्रेटिक देश है या कौन नॉन डेमोक्रेटिक देश है. लेकिन इस सिंपल डेफिनेशन जो है ये हमारे साथ पूरा क्लैरिटी नहीं लेके आता. ये सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट. ठीक है, तो इसके कारण हम लोग को अगर सिर्फ इसी डेफिनेशन पे चलें तो हम लोग हर उस देश में जहाँ पे चुनाव होता है उसको डेमोक्रेसी मानेंगे. ठीक है, लेकिन ये बहुत ही मिसलीडिंग होगा, क्योंकि खाली चुनाव कराने से ही या इलेक्शन किसी देश में होने से ही वो देश डेमोक्रेसी नहीं बन जाता है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक्चुअली में क्या है, ये अगर हमें समझना है तो हमें उसके कुछ फीचर्स देखने पड़ेंगे. सो फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. ठीक है, वी बेसिकली स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, डेमोक्रेसी उस प्रकार की सरकार है जहाँ पे रूलर जो है वो जनता द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं. तो ये जो डेफिनेशन है, ये इसमें बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठ जाते हैं कि रूलर कौन है ना. इलेक्शन क्या होता है, कौन है जो ये पीपल जो जिनके बारे में कहा गया है, ये कौन लोग हैं. ठीक है,
और किस प्रकार का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे, किस प्रकार की सरकार चलती है, या व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग अभी डिटेल में समझते हैं। रूलर्स जो है मतलब इसमें बेसिकली ये है कि विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर अ गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन द डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे सवाल जो उठता है कि रूलर आखिर में होता कौन है ना, आखिर कौन से डिसीजन जो है वो इलेक्टेड लीडर ले सकते हैं और कौन से डिसीजन जो है वो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स ले सकते हैं। आप जानते हैं हर देश में, इंडिया में भी अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत सारे पावरफुल जो पोजीशन हैं वो इलेक्टेड लोगों के द्वारा फिल किए जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी पोजीशन है जो कि जहाँ पे नॉन इलेक्टेड लोग बैठते हैं जिस पे, फॉर एग्जांपल द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज, ये सारे लोग जो हैं वो इलेक्टेड लोगों के सीट्स होते हैं, है ना। वहीं पे देखा जाए तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और द जनरल्स इन द आर्मी, ठीक है, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पोजीशंस बट दीज आर नॉट इलेक्टेड पोजीशंस। ऑल राइट। सेकेंड वी कम टू द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में किस प्रकार का चुनाव जो है उसको डेमोक्रेटिक माना जाता है, इस पे भी हम लोग आगे डिटेल में समझते हैं। तो आते हैं अब हम लोग मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स पे। पहला पॉइंट कि हु आर द रूलर्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हम एग्जांपल देखें पाकिस्तान का, तो वहाँ पे 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वहाँ पे एक मिलिट्री कू लेके आते हैं। यहाँ पे मार्क कीजिए द वर्ड मिलिट्री कू। मिलिट्री कू, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो मिलिट्री कू का मतलब बेसिकली ये है कि जब कोई एक मिलिट्री, है ना, जब नॉन इलेक्टेड पावर इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री, जब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ओवरथ्रो करती है और पावर जो है वो खुद अपने हाथ में ले लेती है, उसको हम लोग मिलिट्री कू कहते हैं। ठीक है, तो 1999 में वहाँ पे जो मुशर्रफ जो एक जनरल थे, उन्होंने वहाँ की इलेक्टेड सरकार को हटा दिया और अपने खुद ही वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। बाद में अपना डिजिग्नेशन उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम करवाया और उससे पहले अपने आप को प्रेसिडेंट डिजिग्नेट कर दिया। 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम करवा के अपने आप को एक्सटेंशन दे दिया ना। और रेफरेंडम, ये जो टर्म है रेफरेंडम, ये भी आप लोगों को देखना है कि रेफरेंडम का मतलब क्या होता है। रेफरेंडम का मतलब एक प्रकार का चुनाव है जहाँ पे जो सवाल है वो यस और नो है, वेदर वी सपोर्ट दिस पर्सन इन पावर और यस और नो। ठीक है, तो रेफरेंडम में क्या मुशर्रफ को कंटिन्यू रहना चाहिए एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यस और नो का ही चुनाव था। और वहाँ पे ये एक टाइप का फ्रॉड चुनाव था जिसमें अधिकतर लोगों ने मुशर्रफ को सपोर्ट किया। ठीक है, इस समय काफ़ी सारे जो मीडिया में पाकिस्तान में वहाँ के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो थे, बहुत सारे एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंडम है ये माल प्रैक्टिस और फ्रॉड के द्वारा करवाया गया है, ये सही, फ्री और फेयर नहीं है। 2002 में उन्होंने ही एक और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर साइन किया जिससे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, उसमें बदलाव लेके आया। और अब क्या किया उन्होंने, इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को जो है बहुत सारा पावर दे दिया गया, जिसके अंदर ये भी था कि वो जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज होते हैं, भारत के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उसको वो डिसमिस कर सकते थे। अब आप लोग बताइए, क्या भारत में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को बिना किसी रीजन के डिसमिस कर सकता है? आंसर है नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्शन के द्वारा वहाँ का गवर्नमेंट बनाया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको
डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता विदाउट एनी जस्ट कॉज, है ना, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। विल लुक इनटू इट लेटर ऑन। तो लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनको ये पावर अपने आप ने उन्होंने खुद को दे दी। ठीक है, और जब ये पावर हो गया उसके बाद उन्होंने नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शन करवाए। नेशनल और प्रोविंशियल चुनाव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी चुनाव करवाए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी चुनाव करवाए। ठीक है, तो वहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कुछ पावर दी गई, प्रधानमंत्री को बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर बनाए गए। लेकिन आखिरी में क्या था, जो पावर एक्चुअली में था वो एक मिलिट्री ऑफिसर्स के पास था और जनरल मुशर्रफ के पास था। वो जब भी चाहते तो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पे जो पहला सवाल था कि हु आर द रूलर्स। ठीक है, अब याद करिए ये पाकिस्तान में चुनाव भी हुआ है, इलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, वहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स भी हैं जो बैठे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअल पावर किसके पास था? वो इलेक्टेड लोगों के पास नहीं था, बल्कि एक मिलिट्री जनरल के पास था। ठीक है, इसीलिए क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी था उस दौर में? द आंसर इज नो, क्योंकि जो रूलर्स थे उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। ठीक है, ना ही उनके पास पावर थी कि वो आर्मी ऑफिशियल्स को या जनरल मुशर्रफ को ऑर्डर कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फ्रॉड है वो काफ़ी सारे डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में जनरली देखा जाता है, जहाँ पे एक पार्लियामेंट होता है जिसमें इलेक्टेड लोग होते हैं, एक सरकार भी होती है, लेकिन उस सरकार के पास कोई भी पावर नहीं होती। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग की फाइनल पॉइंट पे इसी के। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का एक्चुअल फीचर क्या है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है एक असली डेमोक्रेसी में वो इलेक्टेड रूलर्स के पास ही होता है, ना कि जैसे पाकिस्तान में था कि जनरल जो कि पावर सीज करके जबरदस्ती और इलेक्शन करवाते हैं, एक फ्रॉड सा, जहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स के पास कोई पावर नहीं होता। वो डेमोक्रेसी नहीं होता, बल्कि डेमोक्रेसी में फाइनल पावर जो होता है वो इलेक्टेड लीडर्स के पास होती है। तो ये एक डिफरेंस हमें पता चला यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे कि सेकेंड फीचर जो कि इलेक्शन है ना। कौन से क्या खाली चुनाव कराने से ही कोई भी देश डेमोक्रेसी होता है? हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि चुनाव किस तरीके से कराया जा रहा है, कौन है वो लोग जिनके पास वोटिंग के राइट्स हैं, कौन से लोगों के पास रूलर सेलेक्ट करने का पावर है। ठीक है, तो चाइना में अगर हम लोग देखें, चाइना का एग्जांपल लें, तो वहाँ की जो कंट्री का पार्लियामेंट है उसको नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं, या चाइनीज में क्वांगो रेनमिन बियाबियो दुहाई। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस है इसके पास इतनी पावर है कि ये वहाँ का प्रेसिडेंट कौन होगा वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो इस असेंबली में या इस कांग्रेस में 3000 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट होके आते हैं पूरे चाइना से। कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो कि आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो और इस चुनाव की खासियत यह है कि इस चुनाव में खड़े होने के लिए कैंडिडेट जो है उनको पहले कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है ना। जब कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव करती है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, तभी ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 3. The government is always formed by the कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल बताऊं चाइना का कि चाइना में सिंगल पार्टी रूल है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पूरा चाइना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। ठीक है, इन जनरल अगर हम लोग तो अराउंड, अगर चाइना का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है तो उसमें से खाली 10 मिलियन लोग ही जो है, सॉरी नॉट 100 मिलियन लोग ही जो हैं, या 10 करोड़ लोग ही हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स, और 120 करोड़ लोग उसके मेंबर्स नहीं हैं। खाली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पे गवर्नमेंट बना सकती है, दूसरे किसी भी अन्य पार्टी को वहाँ पे इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है
इसमें जो वोटिंग होती है कि कौन से व्यक्ति इसमें वोट करते हैं, तो वो खाली मेंबर्स ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही इसमें वोटिंग करते हैं, पूरे चाइना नहीं करता। पूरे चाइना चाइना के नॉर्मल सिटीजन्स इसमें वोट नहीं करते, खाली एक पार्टी के लोग ही वोट करते हैं, और उन्हीं लोगों वही लोग ही लड़ सकते हैं चुनाव, और वही लोग ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट में एक असली डेमोक्रेसी में देखें जैसे कि इंडिया, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति हो, है ना, चाहे वो सोसाइटी का वीकेस्ट टू वीकेस्ट मेंबर हो या सोसाइटी का सबसे रिचेस्ट आदमी हो, उसके पास अधिकार है कि वो चुनाव जाके लड़ सकता है ना। उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया गया है जहाँ पे कोई भी आदमी जाके इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर सकता है, अपना सिंबल ले सकता है और चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। किसी भी पार्टी का अप्रूवल लेने की भारत में किसी को भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड अ नॉन डेमोक्रेटिक नेशन, चाइना बीइंग अ नॉन डेमोक्रेटिक वन। सिमिलरली इन केस ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको में हम लोगों ने देखा कि 1930 के ऑनवर्ड से जब उसने इंडिपेंडेंस पाई, हर 6 साल में वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था। ठीक है, लेकिन और वो जो मेक्सिको है वो कभी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के रूल में नहीं गई। लेकिन 2000 में वहाँ पे जो इलेक्शन हुए, वहाँ पे एक पार्टी चुन के आती है जिसका नाम है PRI या इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी ने भी वहाँ पे चुनाव लड़ा, बट लेकिन वो लोग जीत नहीं पाए कभी भी। जो PRI थी वो अपने डर्टी ट्रिक्स के लिए जानी जाती थी, चुनाव जीतने के लिए वे बहुत सारे गलत तरीकों का उपयोग करके चुनाव जीतते थे। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनको पार्टी का मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य था। गवर्नमेंट के जो टीचर्स थे उनको पार्टी का मीटिंग ज्वाइन करना पड़ता था और वोट करना पड़ता था PRI को ही। मीडिया जो थी वो भी PRI के सपोर्ट करती थी, और अपोजिशन पार्टीज़ का जो भी पॉलिटिकल एजेंडा था उसको मीडिया में नहीं दिखाया जाता था, खाली मीडिया अपोजिशन को क्रिटिसाइज किया जाता था मीडिया में। ठीक है, काफ़ी बार जो पोलिंग बूथ भी होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे आखिरी समय में कि लोग वहाँ पे वोट ना कर पाएँ। ठीक है, और बहुत सारा पैसा भी जो था PRI वाले इसमें कैंपेन में अपने कैंडिडेट्स के ऊपर खर्च करते थे। अब फिर से अगर हम लोग इंडिया से कंपेयर करें कि यहाँ पे क्या किसी भी पार्टी के पास ऐसा पावर है कि वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोलें कि आप हमको वोट करिए, हमारे पार्टी में आइए, तो नहीं कर सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा नहीं तो। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि भारत में तो इतना सख्त नियम है कि कोई इलेक्टेड पार्टी जो है वो गवर्नमेंट का व्हीकल भी यूज़ नहीं कर सकती चुनाव लड़ने के लिए, है ना, चुनाव लड़ने से लिए कि ताकि दोनों अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों एक लेवल पे चुनाव लड़ पाए, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो। और मेक्सिको में हमने देखा, इंडिया का उदाहरण लूँ तो मैं आपको बताऊँ, इंदिरा गांधी का केस जो था इमरजेंसी लगने के कारण उन्होंने चुनाव में क्या किया था कि सरकारी जीप का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नारायण जी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, विल डिस्कस इट सम अदर टाइम। ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर केस कर दिया कि ये गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है। सिर्फ एक जीप इस्तेमाल किया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को इलीगल बना दिया और उनको अनइलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, दैट शी हैज़ उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और यहाँ पे मेक्सिको में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सारा गवर्नमेंट मशीनरी जो है उस पार्टी के जीतने के सपोर्ट में यूज़ किया जा रहा है ना। तो दिस इम्प्लाइज कि मेक्सिको में भी फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हमें देखना जरूरी है कि किस प्रकार का इलेक्शन होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इससे हमने क्या सीखा। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. चुनाव कौन सा फ्री और फेयर होगा? वही चुनाव फ्री और फेयर हो सकता है जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी जो है और जो ऑपोजिशन के मेंबर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक समान फील्ड पे हो,
है ना, दोनों एक लेवल पे हो, प्लेइंग इक्वल प्लेइंग फील्ड हो। ठीक है, उनको भी अगर रूलिंग पार्टी है तो उसका भी हारने का मौका हो वहाँ पे, है ना, उनको भी हराने का इक्वल मौका मिले ऑपोजिशन को। ऐसा ना हो कि रूलिंग पार्टी इतनी पावरफुल है गवर्नमेंट मशीनरी के उपयोग के द्वारा कि उनको हरा पाना ही मुश्किल हो जा रहा है, जैसे कि मेक्सिको में था। तो वो इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। पीपल, है ना, हु आर द पीपल हु इलेक्ट द लीडर्स, कौन से लोग हैं कि जो इलेक्शन जो है वो ये अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जो है उसका, एक व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए और उस एक वोट का एक समान वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब हम लोग अगर देखें कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है कि राजनीतिक तौर में सब लोग इक्वल माने जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको इसको समझना है, सऊदी अरेबिया हुआ तो 2015 में सऊदी अरेबिया में औरतों के पास राइट टू वोट नहीं था। इस्टोनिया में उन्होंने अपने सिटीजन्स को जो लोग की रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे उनके पास राइट टू वोट नहीं दिया। फिजी में भी ऐसा ही सिस्टम था जहाँ पे वहाँ के जो इंडिजीनियस फिजी थे उनके उनके जो वोट, एक वोट का वैल्यू अधिक था अब एक इंडियन फिजियन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझते हैं हम लोग कि देखो, फॉर एग्जांपल वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, उसका मतलब ये है कि हर आदमी जो वोट दे उसका एक ही वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे 100 लोग मिलके अगर एक क्लास में चुनाव होता है, अगर इसको सिंपल तरीके से समझें, हम लोग क्लास में मॉनिटर का इलेक्शन करते हैं। ठीक है, मॉनिटर ने 2 लोग खड़े होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक मॉनिटर जो है, एक कैंडिडेट जो है उसमें 50 में से 40 बच्चे उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन और दूसरा जो कैंडिडेट होता है उसको 10 बच्चे ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक और सपोर्ट उसको मिल जाता है उससे क्लास टीचर का। ठीक है, क्लास टीचर बोलता है कि मैं सेकेंड कैंडिडेट जिसको 10 बच्चे वोट किए हैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और मेरा वोट जो है वो 40 वोट के तौर पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड कैंडिडेट जिसके पास एक्चुअली में सिर्फ 10 वोट होते हैं, अब उसके पास कितने वोट हो गए, 50 वोट हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार के चुनाव जो हैं वो इक्वालिटी बेस्ड नहीं होंगे, वो फ्री और फेयर नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इन अ डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि हर नागरिक के पास एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उस एक वोट का वैल्यू जो है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक ही पढ़ते हैं, पेज नंबर 28। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आई विल बी पोस्टिंग मोर डिटेल्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप।